Hey everybody, welcome to my YouTube channel. So today we are going to read ECG. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्मल ECG कैसी होती है और नॉर्मल ECG लुक्स लाइक। तो जो नॉर्मल ECG होती है कुछ ऐसी दिखती है, बट हम यह देखेंगे कि फर्स्ट ड्रॉ करके देखेंगे कि नॉर्मल ECG कैसी होती है। सो लेट्स ड्रॉ ECG। तो नॉर्मल ECG कुछ ऐसी दिखती है। तो इसमें ये P वेव है, ये Q वेव है, ये R वेव है, ये एस वेव है, या टी वेव है। सेम ही हमें ECG में देखना है। तो ये आपको पी वेव मिल गई, ये आपको क्यू वेव मिल गई, ये आपको आर वेव लंबी सी मिल गई, ये आपको एस वेव, ये आपको टी वेव। तो ECG में कुछ ऐसा दिखता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि ये पी वेव क्यों जनरेट होती है ECG में, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यू वेव क्यों जनरेट होती है, और आर वेव क्यों जनरेट होती है, और टी वेव क्यों जनरेट होती है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको। तो पी से स्टार्ट करते हैं। जो पी वेव होती है, आप जानते हैं कि हमारे हार्ट में 2 एट्रियाज होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं। तो जब ये एट्रिया डीपोलराइज होते हैं, डीपोलराइजेशन मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से पी वेव आती है। तो पी वेव हमारी कुछ ऐसी सी दिखती है। तो इसका हाफ पार्ट मान लें आप, राइट साइड की एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने से आ रहे हैं, और जो हाफ पार्ट है वो लेफ्ट साइड की एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने से आ रहे हैं। तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। तो जो इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन वगैरह होती है, इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है और इसकी नॉर्मल हाइट कितनी होती है, ये भी हम देखेंगे। हाइट 2 चीज़ों में देखी जाती है, एक तो चेस्ट लीड में देखी जाती है, एक लिम्ब लीड में देखी जाती है। तो जो इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है हमेशा वो 120 मिली सेकेंड से कम होती है। ठीक है। ECG में जो ये एक बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स होता है, इसके अंदर छोटे छोटे आपको बॉक्स दिखते हैं, इसमें क्लियर नहीं दिखता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वो एक बॉक्स जो होता है इक्वल टू 40 मिली सेकेंड होता है। तो इसके हिसाब से <3 स्मॉल बॉक्स के इक्वल होगी। चेस्ट लीड में जो इसका वो आता है, हाइट आती है, <1.5 मिलीमीटर होती है। लिम्ब लीड में 5 मिलीमीटर होती है, सॉरी 5 नॉट 5। लिम्ब लीड में 2.5 होती है, 2.5। तो जो ऐसे याद रख सकते हो कि चेस्ट और लिम्ब में क्या बड़ा होता है, तो लिम्ब लॉन्ग होता है। तो इसमें बड़ा वाला जो होगा 1.5 में से 1.5 और 2.5 में से, तो ये नॉट सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है। तो ये नॉर्मल वर्टिकल हाइट होती है पी वेव की ECG में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्यू वेव के जनरेट होती है। जो इंटरवल्स होंगे हम इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो क्यू वेव सेप्टल एक्टिवेशन की वजह से जनरेट होती है। तो एक हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये हो गया एट्रिया, ये एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये एट्रिया हो गया, ये एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल। यहाँ पे कहीं पे एस नोड होता है, यहाँ पे एपी नोड होता है।
तो जो करंट होता है एससी नोड से एबी नोड को पास करता है, देन एबी नोड इस सेप्टम को एक्टिवेट करता है। ये जो सेप्टम को एक्टिवेट करना है इसी को हम सेप्टल एक्टिवेशन बोलते हैं। इसी सेप्टम में होता है बंडल ऑफ फिश। सेप्टम एक्टिवेट होने के बाद बंडल ऑफ फिश एक्टिवेट हो जाता है, फिर इससे निकलते परकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकल में ऐसे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सॉरी, तो परकिंजे फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, देन वेंट्रिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस सेप्टल एक्टिवेशन को क्यू वेव बताता है। तो जो क्यू वेव की नॉर्मली जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है होती है लेस देन 40 मिली सेकेंड। मतलब कि एक स्मॉल बॉक्स, वन स्मॉल बॉक्स अगर इससे ज़्यादा हो गया, एक स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो गया तो ये फिर पैथोलॉजी को इंडिकेट करेगी। फिर पी क्यू, फिर हम देखते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसके लिए होता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। जो ये वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स है इसको पूरा ये इंडिकेट करता है, इसके पूरे कॉन्ट्रैक्शन को। तो अब हम देख लेते हैं टी वेव। तो आप ऑलरेडी ईसीजी में देख चुके हैं, ये होती है टी वेव। तो कैसे जनरेट होती है, रीपोलराइजेशन की वजह से जनरेट होती है। तो हो गई सारी चीज़ें। अब हम इंटरवल्स पढ़ते हैं, क्या क्या इंटरवल्स हैं और उसके कितने इंटरवल्स के का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन वो क्या है। देखिए हम ईसीजी बना लेते हैं। सॉरी था, नहीं देखिए पी आर इंटरवल क्या होता है। पी वेव यहाँ से स्टार्ट होती है क्यू वेव के पहले तक, नॉट आर वेव के। आर वेव के पहले तक नहीं, क्यू वेव जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक पी आर इंटरवल होता है। हम इंटरवल्स डिस्कस कर लेते हैं अभी, फिर उसके बाद हम नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन देख लेंगे। फिर जो अगला हम देखेंगे कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जिसकी बात करते हैं, तो यहाँ से क्यू से यहाँ तक आर एस तक हो जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब एस टी की जो बात करते हैं, हम एस टी एलिवेशन की कि एस टी एलिवेशन हो गया, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो ये होती है, ये होती है एस वेव और ये होता है टी वेव। ये हो गया एस टी सेगमेंट। तो पी आर इंटरवल हो गया, एस टी हो गया, क्यू आर एस हो गया। ये जो मेन इंटरवल्स है वह यही है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं पी आर की। तो जो इसमें पी आर इंटरवल होता है, ये जो पी आर इंटरवल होता है ये एबियन कंडक्शन को डिनोट करता है। एबियन कंडक्शन को डिनोट करता है। जो इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है
वो होती है 120 to 200 मिली सेकेंड्स। तो आप सिंपली आपको बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है तो 40 से डिवाइड कर दो आप, 40 40 40, तो आ जाएगा 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। मतलब इससे ज़्यादा अगर पी आर इंटरवल जाता है तो प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल है, इससे कम है तो शॉर्ट पी आर इंटरवल है, जिसकी हम पैथोलॉजीज आगे पढ़ेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं जो इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन को इंडिकेट करता है। जो इसकी अब जो इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो होती है 80 to 100 मिली सेकेंड। मतलब ये पी आर इंटरवल से छोटा होता है काफ़ी। पी आर इंटरवल आपका हो गया 120 से स्टार्ट हो रहा है, ये 100 पे ख़त्म हो जाता है, मतलब उससे छोटा होता है काफ़ी। फिर इसको हम बॉक्सेस में देखें तो 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्सेस आएंगे, मतलब 3 से 5 बॉक्सेस पी आर और 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्सेस क्यू आर एस। फिर हम देख लेते हैं कि हाँ क्यूटी इंटरवल का, क्यूटी इंटरवल होता है ये आपकी क्यू वेव होगी, ये आपकी टी वेव होगी, ये होता है क्यूटी इंटरवल। तो क्यूटी इंटरवल से रिलेटेड हम बहुत सारी पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल से पहले हमें समझना है कि क्यूटी इंटरवल किसे हम कह किसे रहे हैं, पूरा यहाँ तक होता है क्यूटी इंटरवल। तो बेसिकली हो गया आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, नॉट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एक मिनट सीधे समझिए, वेंट्रिकल डीपोलाइजेशन से लेके वेंट्रिकल डीपोलाइजेशन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्यूटी इंटरवल बन जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्यूटी इंटरवल बन जाएगा। नॉर्मल इसकी ड्यूरेशन होगी 360 to 440 मिली सेकेंड। यहाँ सब कुछ मिली सेकेंड में, तो इसको सिंपली मिली सेकेंड में अगर इसको हमें स्मॉल बॉक्सेस में करना 40 से डिवाइड कर दो तो 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस में आएगा। तो जो एसटी सेगमेंट होता है हम इसे आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी बोलते हैं। तो सब कुछ हो गया आई थिंक, और टी वेव के बारे में पढ़ लेते हैं। टी वेव की हम जनरली हाइट देखते हैं, टी वेव की हम हाइट देखते हैं। इसके भी जो पैथोलॉजीज है मैं आगे डिस्कस करेंगे। टी वेव की जो हाइट्स होती है, नॉर्मल जो हाइट होनी चाहिए किससे कम, दो चीज़ हम देखेंगे, एक तो चेस्ट लीड में देखेंगे, एक लिम्ब लीड में देखेंगे। तो जो लिम्ब लीड में होगी वो जो पी की हाइट होती है लिम्ब लीड में उसकी डबल होती है, मतलब कि 5 mm से कम होनी चाहिए, और चेस्ट लीड में 10 mm से कम होनी चाहिए। तो नॉर्मल टी वेव के टाइम हो गया, सारा डिस्कस हो गया। एक चीज़ और आपको बतानी थी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जे पॉइंट। एवरीथिंग सब कुछ हो गया, इसमें पी वेव डिस्कस हो गई हमारी, सारे इंटरवल्स डिस्कस हो गए। तो फिर हम चलते हैं एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, और एक्सिस क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम जानेंगे। तो आज का टाइम जो मॉडर्न टाइम है, हमारे पास 3D इको है। हम 3D इको करके विदिन मिनट, विदिन 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स में हम इको पे जैसे लगाएंगे हमें पता चल जाए कि राइट साइडेड हर्ट की हाइपरट्रॉफी हुई है, लेफ्ट साइडेड की हाइपरट्रॉफी है। बट इन ओल्ड टाइम्स हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो हम ECG की हेल्प लेते थे, एक्सिस डेविएशन निकालते थे। अगर किसी ECG में राइट एक्सिस डेविएशन आता है तो उसका मतलब होता था राइट साइडेड जो है हर्ट है
उसकी हाइपरट्रॉफी हुई है। आगे किसी ईसीजी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आता था, तो लेफ्ट साइडेड जो हार्ट है उसकी हाइपरट्रॉफी हुई है। बिकॉज हमारे पास 3D इको नहीं थी उस टाइम, तो हम ऐसे ही निकालते थे। तो हम पहले देखेंगे कि जो नॉर्मल एक्सिस डेविएशन होता है वो किसके बीच में कितना होता है, फिर हम एक एक करके लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का एग्जांपल देखेंगे और एक राइट एक्सिस डेविएशन का एग्जांपल देखेंगे। तो हम जो एक्सिस डेविएशन होता है मेनली 2 लीड्स में हम काउंट करते हैं, देखते हैं, कंसिडर करते हैं। एक तो फर्स्ट लीड होती है, एक AVF लीड होती है। इन दोनों लीड को देखेंगे। तो ऐसे हम एरो ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लीड लिख लेंगे, यहाँ पे AVF लिख लेंगे, यहाँ पे AB प्लस लीड रहेगी इस साइड, AB प्लस लीड रहेगी इस साइड, ये माइनस लीड, ये माइनस लीड। अब जो डाटा आएगा उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। हमें करना क्या है, हमें जो भी हर लीड में R-S देखना है। R-S जितना आता है, जिस लीड का आता है उस लीड पे हम ड्रॉ करके उसे मैच करेंगे। फर्स्ट पहले हमें देख लेते हैं नॉर्मल ECG, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन कितना होता था, मतलब इसके बीच में आएगा तो कोई हार्ट की हाइपरट्रॉफी नहीं है। ये -30 से लेके +1 तक 10 तक नॉर्मल मानते हैं हम। कई बुक्स में डिफरेंट लिखा है बट यही करेक्ट है। तो अगर इसके बीच में हमारी लाइन आती है मैच करने पे, तो यहाँ पे नो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। तो ये हो गया। अब हम एक एक एग्जांपल लेंगे, एक खुद हम ECG बनाएंगे और एक मैं राइट का एग्जांपल दूंगा, एक आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का एग्जांपल दूंगा। तो हम यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं। यह फर्स्ट लीड हो गई हमारी, ये हो गई AVF लीड। हम एक ECG बनाएंगे। फर्स्ट लीड में ऐसी ECG आ रही है, सेकेंड लीड में कुछ ऐसी ECG आ रही है। हमें करना है यहाँ पे R-S है, यहाँ पे R-S करना है। सपोज दैट इसको हम 4 बॉक्सेस कंसिडर करते हैं, इसको 1 बॉक्सेस कंसिडर करते हैं। 4 - 1 = +3। इसको हम 1 बॉक्सेस कंसिडर करते हैं, इसको हम 3 बॉक्सेस कंसिडर करते हैं। तो 1 - 3 - 2। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट लीड हो गई, ये आपकी AVF लीड हो गई, सॉरी। AB पॉजिटिव लीड, AB पॉजिटिव लीड, -30 +110, ये नेगेटिव लीड, ये नेगेटिव लीड। तो हमें फर्स्ट की पॉजिटिव आई है +3, तो पॉजिटिव इस साइड होगा, तो 1 2 3 यहाँ मान लें कहीं +3। AVF लीड में हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं कहीं AVF वाली लाइन पे। तो -3 आया है, -2 आया है, सॉरी -2 आया है, -2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये हो गया -2। अब इसको मैच करते हैं। हमारा ये जो मैच हो रहा है लेफ्ट साइड में मैच हो रहा है, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा। मतलब जो लेफ्ट साइड का हार्ट है हाइपरट्रॉफी हो गई। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे हम राइट साइड का और उसको समझेंगे। अगर जब भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, सपोज डेट नॉर्मल हमारा यहाँ पे आता है समथिंग, अगर जस्ट इसके अपोजिट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, और ये भी नॉर्मल होता है। तो जो जो भी वैल्यू इस बॉक्स के अंदर आती है, इस बॉक्स के अंदर कॉलम के अंदर, वो आपका एक लेफ्ट साइडेड बताएगी कि राइट साइडेड बताएगी। चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। फर्स्ट लीड रखते हैं यहाँ पे, AVF लीड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
फर्स्ट लीड में हम बनाते हैं ये फर्स्ट लीड की होगी। सेकेंड लीड बनाते हैं ABF की। अब यहाँ पे हमको करना R-S, यहाँ पे भी करना R-S। इसको 1 बॉक्सेस मान लेते हैं, इसको 5 बॉक्सेस मान लेते हैं। 1 - 5 = -4। इसको हम 4 बॉक्सेस मान लेते हैं, इसको हम 2 बॉक्सेस मान लेते हैं। तो 4 - 2 = +2। अब हम ड्रॉ करते हैं इसे। फर्स्ट लीड ABF लीड, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, -30 + 110। फर्स्ट लीड का ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लीड पे -4 आ रहा है, समथिंग यहाँ पे आएगा, -4 मान लेते हैं। एंड +2 ABF में प्लस इस साइड है, तो जब हम इसे मिलाएंगे तो हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, तो मतलब राइट एक्सिस डेविएशन, राइट साइडेड हाइपरट्रॉफी एफर्ट। तो इस तरह से हम एक्सिस डेविएशन करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ ECG हम बता सकते हैं कि किस साइड की हार्ट की हाइपरट्रॉफी हुई है। सो अगला हम पढ़ेंगे कि हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करें। तो लेट्स सी। एक बात ध्यान रखनी है कि जो हार्ट रेट होती है हमेशा सेकेंड लीड में काउंट करते हैं, और एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें हमेशा लार्ज बॉक्सेस काउंट करेंगे। यह सिंगल ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हम लार्ज बॉक्स काउंट करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम हार्ट रेट कैलकुलेट करने को। इसका जो फार्मूला होता है वो पहले आप याद रखेंगे। हार्ट रेट = 300 माइनस R इंटरवल के बीच में जितने लार्ज बॉक्सेज आएंगे, वो लार्ज बॉक्सेज इसके बीच में जितने आ जाए वो यहाँ पर आपको लिख देंगे, बस सिंपल। तो एक ECG ड्रॉ करते हैं। सॉरी, ऐसे आगे ECG चलती जाएगी। अब यहाँ पे हम बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें R के बीच में बॉक्सेस काउंट करने हैं। तो ये हो गया R, ये हो गया R। इसके बीच में जितने लार्ज बॉक्सेज होंगे वो आप लिख देंगे। 1 2 3 4 5 कंसिडर कर लेते हैं, इधर भी थोड़ा बचा हुआ है। तो 300/5 60। तो 60 पर सेकेंड जो इसकी है वो 60 बीट्स पर सेकेंड इसकी हार्ट रेट है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर जब भी आपके बॉक्सेस जो होंगे <3 लार्ज बॉक्सेज आएंगे, तो हमेशा हार्ट रेट जो होगी 100 के ऊपर होगी, मतलब टेकीकार्डिया होगा। अगर <5 लार्ज बॉक्सेस हैं आधा इंटरवल के बीच में, तो हमेशा 60 से नीचे होगी, मतलब ब्रेडिकार्डिया होगा पेशेंट को। तो ये थी एक्सिस कैलकुलेशन और हार्ट रेट। हम आगे पढ़ते हैं। हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं P वेव के बारे में। तो जो P वेव होती है नॉर्मली वो सभी लीड्स में पॉजिटिव में आती है। सभी लीड्स में एक AVR ऐसी लीड होती है जिसमें P वेव नेगेटिव आती है।
एक सिंगल ऐसी लीड होती है ABR जिसमें हमेशा P वेव नेगेटिव आती है, और एक ऐसी B1 लीड होती है जिसमें P वेव हमेशा बाईफेजिक आती है। समथिंग इस तरह से कुछ। और दो टर्म होते हैं, एक होता है P पल्मोनेल और एक होता है P मिट्रेल। दोनों का मतलब क्या है? तो जब P वेव की हाइट मोर देन 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा जाने लगे तो इस केस में P मिट्रेल होता है। तो मोर देन 120 मिली सेकेंड्स नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ P वेव, तो ये P मिट्रेल होता है। P पल्मोनल जो होता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से होता है, इसकी हाइट इंक्रीज कर जाती है। तो इसमें कैसे इंक्रीज कैसे कर जाती है तो ये हम देखते हैं। यह हार्ट हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। जब इस पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज करता है तो जो राइट साइडेड वेंट्रिकल से इसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसकी वजह से राइट साइडेड का जो एट्रिया होता है इसको पुश करने के लिए, इसको आरबी में ब्लड पुश करने के लिए इसकी हाइपरट्रॉफी होती है, और ये भी बहुत ही फोर्सफुली इसमें आरबी में पुश करता है, जिसकी वजह से P वेव की ECG में हाइट इंक्रीज कर जाती है। तो हम जैसा कि पढ़ चुके हैं P वेव की जो चेस्ट लीड और लिम्ब लीड में हाइट होती है, लिम्ब लीड में 2.5 से कम होती है और चेस्ट लीड में लेस देन होती थी 1.5 से कम। तो इस केस में क्या होगा, ये इन वैल्यू से P वेव की हाइट ज़्यादा चली जाएगी, तो इसे P पल्मोनल हम बोलेंगे। और एक होता है सूडो P पल्मोनल। सूडो P पल्मोनल कब होता है, जब P वेव की जो हाइट है मोर देन 2.5 मिलीमीटर चले जाए इन अब्सेंस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ये हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है। हाइपोकैलेमिया में कंडीशंस देखने को मिलती है। हम कुछ ऐसी कंडीशंस का बात कर लेते हैं जिसमें P वेव जो होती है एब्सेंट होती है। तो फर्स्ट इसमें हो गया हाइपरकैलेमिया से पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड में बात कर लेते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। थर्ड एक होता है सिक साइनस सिंड्रोम, जिसमें एससी नट वर्क करना बंद कर देता है। तो यह सारी डिटेल्स थी P वेव के बारे में। हम सारे जो बेसिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यह आज का हमारा जो टॉपिक्स था ये मेनली बेसिक्स का ही था, तो यहीं पे हम एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। मेनली जो प्रोबेबली अगला हमारा टॉपिक होगा WPW सिंड्रोम होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा @insta med स्कूल पे। थैंक यू।